नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रीम आर्ट में। गाइस, आज एक और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 11th का जो पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित है, चैप्टर 5th, जिसको हम अधिकार के नाम से जानते हैं। गाइस, इस चैप्टर को लेकर के क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर समस्या में रहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में भी है और इसी प्रकार से आपका एक चैप्टर आपकी संविधान वाली बुक्स में भी है। अर्थात अधिकार चैप्टर आपका राजनीतिक सिद्धांत में भी हुआ और अधिकार चैप्टर भारतीय जो संविधान वाली बुक है उसके अंदर भी हुआ। उसके अंदर इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और इसके अंदर सिर्फ अधिकार। तो गाइज, अक्सर क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चैप्टर में वो कंफ्यूज रहते हैं कि चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर सभी प्रकार की जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा और साथ ही इस चैप्टर को बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे अधिकार क्या होते हैं और क्या हमें जो है इनको जरूरत होती है जानने की। तो गाइज, ज़्यादा समय ना खराब करते हो, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो होने वाला है वो इसका अधिकार के अर्थ से होगा या अधिकार किसे कहते हैं को हम जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर पहले टॉपिक के रूप में। तो गाइज, अब अधिकार के बारे में मैं आपको बता दूं, हालांकि सभी को पता है अधिकार बेसिकली होती क्या है, फिर भी अधिकार वाले चैप्टर के अंदर अगर आपको संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में जानना है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके आप हमारा लास्ट चैप्टर भी देख सकते हो जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। गाइज, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूं तो आपका जो कन्फ्यूजन है दोनों चैप्टरों का वो लगभग खत्म हो जाएगा। मैं आपको मोटे सी एक चीज़ जो क्लियर बता रहा हूं जिससे आप आसानी से दोनों चैप्टरों के अंदर आने वाले क्वेश्चनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाओगे। आप पहचान लोगे कि ये क्वेश्चन किस जो है बुक से पूछा गया है और किस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को लिखना है। तो गाइज, आपको इतना ध्यान रखना है, यदि किसी अधिकार के साथ या यदि किसी क्वेश्चन में अधिकार के आगे मौलिक जुड़ जाए, यानी मौलिक अधिकार के नाम से कोई क्वेश्चन आए या मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं, तो गाइस समझ लेना, यदि मौलिक अधिकार जुड़ जाए या मौलिक शब्द जुड़ जाए किसी क्वेश्चन के साथ, आप आसानी से समझ सकते हो उस क्वेश्चन का जो संबंध है आपकी संविधान वाली बुक से है। अर्थात आपको जो उसका आंसर लिखना है वो भी भारत के दृष्टिकोण से ही लिखना है। और हम बात करें सिर्फ अधिकारों की तो सिर्फ अधिकार जो है एक सिद्धांत भी है, जैसे कि हम जान चुके हैं, सिद्धांत वाली बुक पढ़ रहे हैं, थ्योरी वाली बुक पढ़ रहे हैं, तो अधिकारों के रूप में भी जो है हम सिद्धांत के रूप में अधिकार को पढ़ते हैं। तो अगर सिर्फ अधिकार लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन में कि बताइए अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं, सो गाइस आपको समझ लेना चाहिए कि यदि मौलिक शब्द लगा हुआ है तो आपका वो आपकी बुक से है, साथ ही भारतीय संविधान वाले अधिकार आपसे पूछना चाहता है। यदि सिर्फ अधिकार लिखा हुआ है तो आपसे सिर्फ और सिर्फ वो सिद्धांत पूछना चाहता है। तो आसानी से इन दो शब्दों का यूज करके और आप ध्यान रख के इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहले ही ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है अधिकार क्या है, अधिकार किसे कहते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं अधिकार बेसिकली क्या होता है। अधिकार व्यक्ति की कुछ मांगे होती हैं, कुछ दावे होते हैं, ऐसी मांगे ऐसी दावे व्यक्ति के जिनको समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है, यानी समाज जिसको स्वीकार कर लेता है तथा कानून जिसका संरक्षण करता है। यानी ऐसी मांगे व्यक्ति की जो तो एक तो समाज के द्वारा स्वीकार कर ली जाए कि हाँ व्यक्ति की मांग जायज है, और साथ ही उन मांगों को यदि हमारा संविधान या कानून या सरकार उसको सुरक्षा प्रदान करने लग जाए तो व्यक्ति की प्रत्येक वह मांगे जो समाज द्वारा स्वीकृत हो और कानून द्वारा संरक्षित हो, हम उनको अधिकार के रूप में जानते हैं। और व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग करके अपना संपूर्ण विकास करता है। अर्थात अगर व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा गाइज। तो गाइज, आसान सा अर्थ था बिल्कुल अधिकारों का कि अधिकार व्यक्ति की मांगे और दावे होते हैं जिनको समाज द्वारा स्वीकृति तथा कानून द्वारा संरक्षण या जिसे कहें सुरक्षा प्रदान होती है और जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। या इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अधिकार एक ऐसी मांगे और दावे हैं व्यक्ति के जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण और कानून द्वारा सुरक्षा मिलती है, साथ ही और जिनके अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, वो अधिकार होते हैं। गाइस, आसान सा टॉपिक था और आसान सी इसकी परिभाषा थी जो आसानी से समझ में आ गई। और एक और चीज जो जानने वाली है आपके लिए बहुत जरूरी है कि यदि अधिकार का अर्थ पूछे आपसे सिद्धांत वाली बुक से
या आपसे पूछे आपके संविधान वाली बुक से। तो गाइज अधिकार का यदि परिभाषा पूछे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह आप एक ही परिभाषा को लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। गाइज अगला जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो ये आता है कि अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। गाइज देखिए आप यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके आगे मौलिक शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मौलिक शब्द जुड़ जाता है तो ये अधिकार वाले चैप्टर में पहुंच जाता है, संविधान वाले में। तो गाइज अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूं, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए। गाइज आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो स्वतंत्रता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक हमको अधिकार मिले हुए हैं और उसके अंदर हमें स्वतंत्रता भी मिली हुई है। एक तरीके से स्वतंत्रता भी एक अधिकार है। यदि व्यक्ति के पास अधिकार ही ना हो तो गाइज उसके पास स्वतंत्रता भी नहीं होगी, क्योंकि सीधा संबंध है, सीधी सी बात है, अगर अधिकार नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं होगी। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसको सोचने के लिए जो है पूरी शक्ति देने का जो काम करते हैं वो अधिकार करते हैं। स्वतंत्रता व गरिमा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्वक सोचने व कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, ये अति आवश्यक होते हैं। और अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और गरिमा दोनों देने का जो है कार्य करते हैं, दोनों ही उसको अधिकार और गरिमा जो है स्वतंत्रता, अधिकार, गरिमा, ये सब चीज हमें अधिकारों के माध्यम से मिलती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और इसको मैं एक और उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि जी आप खुद सोचिए कि यदि आप ये सोच पा रहे हो कि भाई मेरे को पढ़ लिख करके बहुत बड़ा एक IAS अधिकारी या मुझे बहुत ही अच्छे लेवल का एक व्यक्ति बनना है, तो गाइज आप सोच पा रहे हो कि पढ़ लिखने के बाद आप इस बात को सोच सकते हो कि पढ़ना लिखना, जिसको हम शिक्षा का मौलिक अधिकार भी कहते हैं, हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार है। गाइज आपको अधिकार मिला है इसीलिए आप सोच पा रहे हो, आपको स्वतंत्रता मिली है इसीलिए आप स्वतंत्रता के बारे में सोच पाते हो। यानी गाइज आपको ये समझना होगा कि अगर अधिकार नहीं होते तो हम अपनी जो गरिमा है, स्वतंत्रता है, उसके बारे में सोच भी नहीं पाते। इसी प्रकार से अधिकार जो होते हैं वो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए गाइज आपको पता होगा कि बहुत सारे देशों में ऐसा होता है जहां पर लोगों को वहां की पुलिस बेमतलब में गिरफ्तार कर लेती है या गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे गाइज ऐसे जो देश होते हैं, बेसिकली इन देशों के अंदर लोकतंत्र नहीं होता है, वहां पर तानाशाही या राजतंत्र या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था होती है जिसके अंदर लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते और लोग मजबूरन अपने आप का शोषण होते हुए महसूस करते हैं और देखते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन भारत के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र भी तभी अच्छे तरीके से चलता है जब व्यक्तियों के पास अधिकार होते हैं। यानी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए अधिकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना अधिकारों के कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता है। साथ ही कुछ लोकतांत्रिक देश होते हैं जहां पर व्यक्तियों को मनमाने ढंग से कई बार पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोकतंत्र के अंदर अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने अधिकारों को लागू करा लेते हैं। तो गाइज ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा कैसे हो पा रहा है? ये सब का सब हो पा रहा है हमारे अधिकारों की वजह से। अर्थात अगर हमारे पास अधिकार नहीं होते तो हम अपने मनमाने ढंग से, यदि पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया है तो उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते। तो हमको आवाज उठाने का मौका, हमको अपने लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए काम करने का मौका, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का मौका, लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार, ये सब चीज हमको कहीं ना कहीं देखें बच्चों तो वो हमको मिलती है अधिकारों से। इसीलिए अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम, क्या है हमारा, वो है आपका गाइज प्राकृतिक क्षमताओं के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। गाइज प्राकृतिक क्षमताएं यानी कुछ व्यक्ति जो होते हैं जन्म से ही पढ़ने लिखने में या कुछ विशेष कार्य करने में महत्वपूर्ण होते हैं या फिर कहीं उन्हें दक्षता हासिल होती है, वो कुछ विशेष कार्य औरों से विशेष तरीके से करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी विकास करने में, ऐसे व्यक्तियों की जो क्षमता है प्राकृतिक, उनका विकास करने में भी अधिकारों का बहुत महत्वपूर्ण
योगदान होता है, वो अपने सोचने की, अपने तर्क करने की शक्ति का विकास कर पाते हैं अपने अधिकारों के माध्यम से। यदि अधिकार नहीं है उसको कोई भी शारीरिक जो है कार्य करने का, या उसको अधिकार नहीं है कोई भी खेल खेलने का, या कोई भी अधिकार नहीं है उसको पढ़ने का, तो यदि उसको अधिकार ही नहीं मिलेंगे और बचपन से भले ही उसके अंदर प्रतिभा कितनी भी कूट कूट के क्यों ना भरी हो, तो वो अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं का विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्राकृतिक क्षमताओं के विकास के लिए प्यारे बच्चों आवश्यकता पड़ती है, वो हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। अगर अधिकार नहीं है हमारे, तो हम अपने प्राकृतिक जो क्षमताएं हैं उनका भी विकास नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे सोचने की हो, चाहे विचार करने की हो, चाहे तर्क करने की शक्ति हो। इन सब को विकसित करने में हमारे कहीं ना कहीं अधिकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। तो गाइज, अधिकार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको पेपर में लिखना है। इसी तरीके से लिख सकते हो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अधिकार व मांग में अंतर बताइए। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हर मांग अधिकार क्यों नहीं हो सकती। तो गाइज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि क्या अधिकार व मांगों में अंतर होता है, तो बोलोगे हाँ, अधिकार और मांगों में अंतर होता है। फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है क्या हर मांग अधिकार हो सकती है, तो आप इसको बोलोगे कि नहीं, हर मांग कभी अधिकार नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मांग होती है वो व्यक्ति की होती है और अधिकार समाज के होते हैं। यानी मांग तो व्यक्तिगत हो सकती है, मेरी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन जाऊं, वो मेरी इच्छा है, समाज की इच्छा नहीं है। अगर मैं समाज के सामने अपनी एक ऐसी इच्छा लेके जाऊं जो समाज की भी इच्छा हो, तो गाइज वही इच्छा मेरी जो समाज को पसंद आएगी, जो समाज को भी मेल खाती हुई होगी, वही मेरे अधिकार बनेगी। जैसे मैं बोलूं समाज के अंदर मेरी इच्छा है कि मेरे साथ में समानता का बर्ताव हो, मेरी इच्छा है कि मेरे साथ में स्वतंत्रता का बर्ताव हो, मेरी इच्छा है मुझे पढ़ने का मौका मिले। तो गाइज समाज भी यही चाहता है कि हर व्यक्ति को समाज में समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, शिक्षा मिले। तो इस प्रकार से देखें तो मांग तो व्यक्ति की होती है, पर्सनल, जो व्यक्ति के खुद के काम की होती है। मेरी मांग, जैसे मैंने बोला मेरे को जो है बहुत बड़ा बंगला बनाना है, मुझे बहुत अमीर व्यक्ति बनना, वो मेरी मांग है। लेकिन समाज जो अधिकार होते हैं वो समाज के होते हैं, समाज के पूरे हित में होते हैं, समाज उनका प्रयोग करता है, समाज के भलाई के लिए उसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि व्यक्ति की जो मांगे होती हैं वो व्यक्तिगत होती हैं, जबकि अधिकार संपूर्ण समाज के हित में होते हैं, और व्यक्ति की जो मांगे होती हैं कभी कभार वो समाज के हित में नहीं होती है, लेकिन अधिकार हमेशा व्यक्ति के जो है हित में होंगे। इसी प्रकार से हम और आसानी से समझ सकते हैं इन 2 बिंदुओं के माध्यम से। पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि मांग व्यक्तिगत होती है और अधिकार सार्वजनिक होते हैं, या फिर कहें सामाजिक होते हैं। देखा होगा ना, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि मांग तो मेरी कुछ भी हो सकती है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अधिकार हमेशा सामाजिक होते हैं जो पूरे समाज पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से मेरी जो मांगे होती हैं उनको मैं लागू नहीं करवा सकता हूं। मेरा मन करता है कि मैं बहुत सबसे अमीर आदमी बनूं और नहीं बन पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं कानून के पास नहीं जा सकता हूं या उसको मैं लागू नहीं करवा सकता हूं। अर्थात मांगे जो होती हैं उनको मैं न्यायपालिका से या कानून से, सरकार से सुरक्षा नहीं ले पाता हूं उनके लिए, जबकि अधिकार जो होते हैं उनको कानून द्वारा संरक्षण मिलता है। मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक वह अधिकार, प्रत्येक वह मांग जिसको कानून भी सुरक्षा प्रदान करता हो, वही अधिकार बनते हैं। समाज तो मानता ही मानता है, लेकिन कानून भी सुरक्षा प्रदान करे वही अधिकार बनता है। तो गाइस, इस प्रकार से क्या हुआ कि हम मांगों के लिए न्यायिक सुरक्षा नहीं मांग सकते हैं, जबकि अधिकारों के लिए हम न्यायिक सुरक्षा मांग सकते हैं, और सरकार भी हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो ये एक बेसिक सा अंतर था मांग और अधिकारों के बीच में, जो आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अधिकारों की उत्पत्ति कैसे होती है। इस क्वेश्चन को ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अधिकार कहाँ से आते हैं, या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है अधिकारों की प्राप्ति हमें कैसे हुई है। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अधिकार के बारे में मैं आपको एक और, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं ये बता दूं कि जिस चीज़ को हमें मिल जाती है फ्री में, या फिर कहें ऐसी कोई भी वस्तु जो हमें फ्री में मिल जाती है, चाहे पिताजी की कार हो, बड़े भाई की साइकिल हो, या कुछ भी चीज़ जो हमें बिना किसी कीमत के, बिना किसी मेहनत के मिल जाती है, अक्सर हम जो है ऐसी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे अभी
स्कूलों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं उन क्लासों को जो है बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो सोचते हैं कि ऑफलाइन क्लास ही सबसे बेटर है। लेकिन जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनकी तो और भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। तो गाइज मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है, जिनके लिए हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, अक्सर हम उन चीज़ों की कभी वैल्यू नहीं करते। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी अधिकार आज आप अपने पास देख रहे हो, जो संविधान के द्वारा आपको प्रदान किए गए हैं, हर एक अधिकार के पीछे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हुई है। चाहे वो समाज के किसी भी जो है व्यक्ति ने लड़ी हो आपके लिए, हर एक अधिकार के पीछे बहुत लंबा संघर्ष छुपा हुआ है। चाहे महिलाओं के लिए वोट का अधिकार हो, समाज के लिए समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, ऐसे बहुत सारे अधिकार समाज ने प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, तब जाकर के हमको एक अधिकार मिलता है। लेकिन हम एक स्वतंत्र और एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो पहले से स्वतंत्र है, तो मैंने बताया कि हमको अधिकारों की वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति जो दूसरे देश से आता है हमारे देश के अंदर रहने, जिसका पहचान पत्र नहीं बन रहा है, जिसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है और उसके पास अधिकार नहीं है, उससे जाकर के पूछो कि एक अधिकारों की वैल्यू क्या है। उसके पास पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ना वो फ़ोन खरीद पा रहा है, ना वो सिम खरीद पा रहा है, ना वो कहीं काम कर पा रहा है, तो बड़ा परेशान रहता है वो व्यक्ति। लेकिन हमारे पास हमको फ्री में सब चीज़ें मिल जाती है, इसलिए हमको जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती लगती हैं, और या फिर हमको उनकी कदर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि चीज़ें होती क्या है। तो गाइज इस चीज़ को समझना है कि अधिकार बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। चलिए आज हम बात करते हैं उन्हीं अधिकारों की। सबसे पहले तो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि मौलिक अधिकार और अधिकार में डिफरेंसेस हैं गाइस। मौलिक अधिकार हमको देश देता है, मौलिक अधिकार हमको देश देता है, जबकि जो अधिकारों वाला सिद्धांत वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया के दौरान हमको अधिकारों का कॉन्सेप्ट मिला। तो गाइज मौलिक अधिकारों को आपको इसमें दृष्टिकोण नहीं रखना है अपना। यहाँ पर आपको अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई, अधिकारों का विकास कैसे हुआ, अधिकार हैं क्या, कुल मिलाकर के ये सारी चीजें पढ़नी है कि अधिकार आखिर आए कहाँ से। अधिकार हमारे पास हैं, जैसे आपने सिद्धांत वाली बुक में पढ़ा 6 अधिकार हैं हमारे, वो तो खैर हैं ही, लेकिन वो अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो आपको ये बताना है। तो गाइज अधिकारों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित है, लेकिन सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल सिद्धांत हैं या कहें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो आपके सामने आपकी बुक में प्रस्तुत किए गए हैं। मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अर्थात आपको बताने का प्रयास करता हूँ बेसिकली अधिकार आपको मिले कैसे, और पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ समझने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो गाइस सबसे पहले अधिकारों की उत्पत्ति के बारे में या अधिकारों के आने के बारे में जो सिद्धांत प्रचलित है वो है प्राकृतिक सिद्धांतों का अधिकार, या फिर कहें प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, उनका मानना है कि हमारे देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं वो किसी ने नहीं दिए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि लोगों को जो अधिकार दिए हैं उसको किसी ने नहीं दिए हैं, उसको प्रकृति ने दिए हैं। प्रकृति अर्थात इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति, जिसको अक्सर हम कभी कभी जो है खुदा, गॉड, भगवान, अल्लाह के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज ये प्राकृतिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो हैं जॉन लॉक और थॉमस पेन, और इसी प्रकार के और भी विचारक हुए हैं जिन्होंने प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन किया है अधिकारों के बारे में। कि उन्होंने बोला है कि अधिकार हमको किसी देश ने, किसी सरकार ने, किसी न्यायपालिका ने नहीं दिए हैं, किसी संविधान ने नहीं दिए हैं, बल्कि हमको जो अधिकार मिले हैं वो प्रकृति ने दिए हैं, कुदरत ने दिए हैं, अर्थात इस सृष्टि की रचना करने वाले शक्ति ने दिए हैं। और इनके बारे में कहता है कि ये जो विचारक है इनके बारे में कहते हैं कि व्यक्ति जन्म के साथ ही इन अधिकारों को लेकर के पैदा होता है। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जॉन लॉक, थॉमस पेन और अन्य जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत कारक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति अपने जन्म के साथ में कुछ अधिकार लेकर के पैदा होता है जिनसे वो कोई उन्हें छीन नहीं सकता है। जैसे आप खुद सोचिए कि यदि कोई इस सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति, जिसको हम किसी भी रूप में जानते हैं, हम किसी भी रूप में मानते हैं, अगर वो किसी को इस सृष्टि जो है में भेज रहा है, इस दुनिया में आया है, कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो गाइज आपको ऑटोमेटिक पता होगा कि यदि वो भगवान या जिसको भी हम मानते हैं वो इस दुनिया में किसी व्यक्ति को भेज रहा है,
अर्थात उसको जीवन का अधिकार दे करके ही तो भेज रहा है। अगर भगवान ही नहीं चाहता, प्रकृति ही नहीं चाहती कि वो इस दुनिया में आए, तो उसको जीवन का अधिकार ही नहीं होता। कुदरत ने उसे भेजा है तो जीने के लिए ही भेजा है, अर्थात जीवन का अधिकार तो उसका जरूरी है ही। और ऐसे ही जो विचारक हुए हैं उन्होंने बोला कि एक तो जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, यानी जन्म से लेकर के पैदा होता है। एक बच्चा यदि पैदा होगा तो अपने साथ इन अधिकारों को लेकर के पैदा होगा, अर्थात जन्म के साथ ही ये अधिकार आते हैं जिनका नाम है प्राकृतिक अधिकार। और इन्होंने बताया कि ये अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक तो स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता भी लेकर के पैदा होता है व्यक्ति अपनी मर्जी से, किसी भी जो है दुनिया का अंदर आप चले जाओ कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी जात को, किसी भी जो है चीज़ों का वो हो सकता है, कहीं पर भी वो जन्म ले सकता है। तो अर्थात आप समझ सकते हो कि स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति, ये तीन अधिकार ऐसे हैं जो प्रकृति से मिलते हैं हमें, अर्थात कुदरत ने हमको दिए हैं, किसी व्यक्ति ने या समाज ने या न्यायपालिका ने या संविधान ने नहीं दिए। अब संपत्ति मीन्स आपको समझना होगा संपत्ति का अधिकार क्या है। संपत्ति का अधिकार का मतलब ये नहीं कि धन दौलत, जायदाद या संपत्ति या कोई और। संपत्ति का अर्थात एक व्यक्ति की जिस भी देश में वो जन्म लेता है उसके अंदर जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, संपत्ति है, चाहे वो हवा है, पानी है, जमीन है, पेड़ पौधे हैं, या जो वनस्पति के अंदर जीव जंतु हैं, तो उसकी वो भी एक संपत्ति है। जब कोई एक व्यक्ति एक देश के अंदर पैदा होता है तो उसका एक निर्धारित संपत्ति हो जाती है जिसका वो हकदार होता है, अर्थात उसको उसके हिस्से की जो है पानी, उसके हिस्से का जमीन, उसके हिस्से की जो भी प्राकृतिक संपत्ति है उसे मिलनी चाहिए। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं कोई व्यक्ति नहीं देता है, ठीक है, इसको व्यक्ति अपने जन्म के साथ में लेकर के पैदा होता है, स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति। और हम इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करके कर रहे हैं, हालांकि कुछ एक जो है चैनलों पर इसको बिल्कुल शॉर्ट में निपटा देते हैं, चैप्टर को मुश्किल से 10-20 मिनट में निपटा दिया जाता है। हालांकि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ एकमात्र मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए, और ऐसा समझ में आना चाहिए कि आप फ्यूचर में भी किसी को समझा सको बेसिकली प्राकृतिक अधिकार कौन से होते हैं। और आगे देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों के बारे में गाइस। तो प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, अर्थात जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति जन्म से लेकर के करता होता है पैदा, और इनका यूज वो कभी भी कहीं भी कर सकता है। साथ ही प्राकृतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। जो प्राकृतिक अधिकार है गाइस वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके सिद्धांत कारक कहते हैं कि इनसे व्यक्ति को कभी भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकारों पर राज्य कोई रोक नहीं लगाएगा। देखिए गाइस, मैं और थोड़ा सा इसे डिटेल विस्तार पूर्वक बताता हूं। जो सिद्धांत कारक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं उनका मानना यह भी है कि राज्य ने अधिकारों को नहीं दिया है, बल्कि राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। यानी आपने देखा होगा सरकार, संविधान या देश ये बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके ये, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों के ऊपर राज्य रोक नहीं लगा सकता है। और इसीलिए देखा होगा आपने कि हमारे एक अधिकार ऐसा है जो हमने संविधान वाली बुक के अंदर पढ़ा, जिसका नाम है आर्टिकल 22, जिसको हम जीवन का अधिकार भी कहते हैं। अर्थात हमारे स्वतंत्रता वाले जो मौलिक अधिकार है उसका एक महत्वपूर्ण भाग एक ऐसा अधिकार है जिसको इमरजेंसी के अंदर भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी इमरजेंसी जब लगती है, आपातकाल, तो देश उसको खत्म नहीं करता है। तो यानी स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन किसी के जीवन को खत्म करने का अधिकार सरकार को नहीं दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इनको राज्य भी नहीं छीन सकता, इनके ऊपर रोक नहीं लगा सकता। दूसरा सिद्धांत आपका गाइज अधिकारों की उत्पत्ति के बारे में है, वो है अधिकारों की उपयोगितावादी सिद्धांत। अधिकारों का उपयोगितावादी सिद्धांत। आपको अधिकारों के उपयोगितावादी सिद्धांत से पहले प्यारे बच्चों आपको उपयोगितावादी समझना होगा। उपयोगितावादी क्या होता है? तो गाइस उपयोगितावादी बेसिकली क्या होता है, मैं उपयोगितावाद को बताता हूं। कोई भी वस्तु है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो आपका मोबाइल फोन है, चेयर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, हैंड फ्री, कुछ भी चीज है इस दुनिया के अंदर, कोई भी वस्तु है, यदि हम उसको खरीदते हैं, कोई चीज के लिए यूज करने के लिए खरीदते हैं कोई भी वस्तु, जब हमें उसको हम यूज कर रहे हैं
तो उसको यूज करने से जितनी हमें संतुष्टि मिल रही है उस संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु को प्रयोग करने से मिलने वाली अधिकतम संतुष्टि ही उसकी उपयोगिता होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि एक गरीब है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और एक अमीर है, उसके पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। तो जिसके पास बहुत सारे कपड़े हैं उनके लिए एक जोड़ी कपड़े की कीमत शायद बहुत कम हो और उसकी उपयोगिता उनके लिए ना के बराबर है। लेकिन वही एक जोड़ी कपड़े एक गरीब के पास नहीं है, जिसको चाहिए, अगर वो उस गरीब को वो मिल जाए तो ठंड के अंदर वो अपनी बहुत मदद कर सकता है। तो उस गरीब के लिए उसी एक जोड़ी कीमत की जो कपड़े हैं उसकी जो कीमत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी एक अमीर के लिए एक ही वही कपड़ा जो एक गरीब के लिए था, दोनों के लिए उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। अर्थात उपयोगिता है क्या? उपयोगिता बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का यदि प्रयोग करते हैं तो उसको प्रयोग करने से यदि मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, तो वो वस्तु उपयोगी है। अर्थात अगर उसको, चाहे वो कितनी भी महंगी है, चाहे एप्पल का फोन है कितना भी महंगा है, यदि मैं उससे कोई चीज शेयर नहीं कर पा रहा हूं किसी से, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। यानी उपयोगिता क्या है प्यारे बच्चों? उपयोगिता है किसी वस्तु को यूज करने से जो हमें सुख मिलता है, तो वो सुख है कि उस वस्तु की उपयोगिता। जैसे एप्पल का फोन आपने सुना होगा, हम उससे कोई चीज शेयर करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एप्पल में ही वो शेयर कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और बहुत सारे जो है उसके अंदर अड़ंगे फंसते हैं। तो इस तरीके से हम फिर उस समय जब हम शेयर करना ही हमारा महत्वपूर्ण काम हो तो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है वो। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता बेसिकली किसी वस्तु को यूज करने से मिलने वाला अधिकतम सुख, उसकी उपयोगिता होती है। इसी प्रकार से कुछ लोगों का भी मानना है जो अधिकारों का निर्माण हुआ है वो उपयोगितावादी सिद्धांत से हुआ है। अर्थात लास्की एक व्यक्ति है, उसने माना है कि अधिकारों का जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति ने नहीं किया है, उसको किसी कुदरत ने नहीं बनाया, बल्कि अधिकारों का जो निर्माण हुआ है उसको व्यक्ति ने खुद अपने लिए बनाया है, अपने विकास के लिए बनाया है। अर्थात लास्की और उपयोगितावादी सिद्धांतकारक क्या कहते हैं कि अधिकार नाम की कोई चीज नहीं होती है, प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई चीज नहीं होती है। अर्थात प्रकृति ने कोई अधिकार नहीं दिया किसी व्यक्ति को, बल्कि अधिकारों को व्यक्ति खुद निर्मित करता है, खुद बनाता है अपना विकास करने के लिए। अर्थात उपयोगितावादी सिद्धांत अपनाते हैं वो। उपयोगितावादी क्या कहते हैं? जैसे लास्की उपयोगितावादी, उन्होंने क्या कहा है कि अधिकार प्रकृति ने नहीं दिए हैं बल्कि इंसान ने खुद बनाए हैं अपना विकास करने के लिए, अपना उपयोग करने के लिए। इसी प्रकार से जो उपयोगितावादी हैं वो क्या कहते हैं कि अधिकार कौन सा, उनका कहना है कि आप खुद सोचिए, वो कहते हैं कि कोई अधिकार कितना उपयोगी है, कोई अधिकार कितना जरूरी है, कोई अधिकार कितना महत्वपूर्ण है, बेसिकली वो किससे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी उपयोगिता पे। यानी उपयोगितावादी सिद्धांतकारक क्या कहते हैं कि कोई अधिकार कितना उपयोगी है वो डिपेंड करता है उसकी उपयोगिता पे। उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं आपको पता होगा कि कुछ गरीब लोग भी होते हैं जिनके पास भी पॉलिटिक्स जो राइट्स होते हैं, यानी राजनीतिक अधिकार होते हैं, और उन अधिकारों के से उन्हें कोई लेने देना नहीं है, उनको उन अधिकारों से कोई लेने देना नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे वोट डालने से ना डालने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है उसका राजनीतिक अधिकार। उसको कितने भी दे दो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है उससे। जबकि एक व्यक्ति को जो गरीब है उसको सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार होगा वो अधिकार होगा उसका काम का अधिकार, वेतन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि उसको वो चाहिए ही चाहिए। एक बार को वो, आपने देखा होगा कि गरीब लोग इलेक्शन वाले दिन भी काम पर चले जाते हैं सुबह सुबह उठ करके ही। कारण क्या है कि उनको नहीं चाहिए अधिकार राजनीति का, उनको अधिकार कौन सा चाहिए? जो उनके लिए जरूरी है। यानी आपको यहां पर उपयोगितावादी सिद्धांत फिर समझना होगा कि कोई अधिकार कितना जरूरी है वो उसके उपयोग से पता चलता है, जबकि एक पैसे वाले के लिए जो कानूनी अधिकार है या फिर जिसे राजनीतिक अधिकार है वो बहुत जरूरी होते हैं, इसके बिना वो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको कानून की शरण में जाना ही पड़ता है
उनको राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का बहुत मनसा होती है, तो उनके लिए ये अधिकार बहुत जरूरी है, जबकि एक गरीब के लिए कोई जरूरी नहीं है। अर्थात कोई अधिकार कितना उपयोगी है उसकी उपयोगिता से पता चलता है, उसके यूज से पता चलता है। अब कौन कौन से अधिकार जो है उपयोगितावादी सिद्धांत कारकों के अनुसार जरूरी होते हैं, तो उन्होंने बोला काम का अधिकार, पर्याप्त वेतन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आदि। ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। तो गाइज, अगला जो अधिकारों की उत्पत्ति के बारे में तीसरा सिद्धांत है या तीसरी अवधारणा है जो बोलते हैं कि अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपको तीसरी जो अवधारणा है उसका नाम है मानव अधिकारों की अवधारणा। देखिए गाइज, ये मानव अधिकारों की जो अवधारणा है इसको यूएनओ ने प्रस्तावित किया या यूएनओ लेकर के आया। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसने प्रस्तुत की। उन्होंने क्या कहा, तो यूएनओ के अनुसार व्यक्ति के जीवन में व्यापक सुधार के लिए मानव अधिकारों का होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। उन्होंने बोला कि अगर व्यक्ति के जीवन में हमें सुधार करना है, व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो मानव अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। मानव अधिकारों का जो सिद्धांत है गाइज, वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों से और जो है आपका उपयोगिता सिद्धांत से थोड़ा सा अलग हो जाता है, और इसीलिए यूएनओ ने मानव जीवन को अच्छा करने के लिए 10 दिसंबर 1948 को जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर मानव के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, और यदि किसी देश के अंदर इन अधिकारों का अभाव है व्यक्तियों के पास, नागरिकों के पास, तो वहां पर मानव के पास अधिकार नहीं है, वह देश सुरक्षित नहीं है, या फिर कहें उस देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है। और इसी दिन को आपने देखा होगा 10 दिसंबर प्रत्येक साल मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही पूरी दुनिया के अंदर मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र आया था, जिसमें पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए मानव अधिकारों की एक कल्पना जो है विकसित की गई थी। और इसी दिन अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना भी की गई थी। और आपको पता होगा कि मानव अधिकार जो अवधारणा है उसके लिए उन्होंने जो है महत्वपूर्ण अधिकार कौन कौन से माने, वही जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो यूएनओ ने भी बोला कि मानव अधिकारों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, और विशेषकर ये अधिकार उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला यूएनओ ने कि इनको किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता है, व्यक्ति से कभी भी नहीं छीना जा सकता है। अगर कोई नागरिक दूसरे देश में जाता है और दूसरे देश में जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा, और यदि वो दूसरे देश से आया है, जैसे अक्सर हम मानते हैं, हमारी जो सोच है, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से भारत के अंदर आया, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी समझ के उसे तुरंत गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया जाएगा और उन्हें फांसी की सजा, क्यों भाई तुम्हारी हमसे झगड़ा होता रहता है बॉर्डर पर और तुम हमारे दुश्मन। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा जहां भी हो रहा है तो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के जो देश हैं वो उस देश के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसे ही शिक्षा का अधिकार, संपत्ति और कानून के समक्ष समानता, यानी कोई भी देश कहीं भी जाए तो उसके पास ये मानव अधिकार हमेशा चलेंगे और हमेशा जाएंगे, और इनको कोई भी देश कभी नहीं छीन सकता। यानी और अगला क्या है कि कुछ नए मानव अधिकारों की मांग की जा रही है। यूएनओ ने ये तो मानव अधिकार निश्चित कर दिए कि होने चाहिए, लेकिन कुछ और मांगी जा रही हैं देश के या कहीं दुनिया के लोगों के द्वारा कि उनको कोई और मानव अधिकार मिलने चाहिए, जैसे वनों का अधिकार, नदियों का, साफ नदियों का अधिकार, या फिर कहें वन्य जीवों के संरक्षण का अधिकार, और प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका संरक्षण, क्योंकि ये सारी चीजें मानव से जुड़ी हुई है गाइस। मानव से अगर इनको थोड़ा भी प्रभाव होता है तो मानव जीवन संकट में आ सकता है। इसीलिए वनों को, नदियों को, वन्य जीवों को और प्रकृति को संरक्षित करने के मानव अधिकारों को बनाए जाने की मांग की जा रही है कि इनको भी मानव अधिकारों की श्रेणी में रखिए। यदि जैसे ये मानव अधिकारों की श्रेणी में आ जाएंगे तो भारत या फिर पूरी दुनिया के अंदर जो भी देश वनों की कटाई करते हैं, नदियों को दूषित करते हैं, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण की हानि करते हैं, उनके लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी ये सब कर पाना, क्योंकि उनको संरक्षण करना ही पड़ेगा। और यदि नहीं करते हैं तो मानव अधिकारों के प्रति या इन चीज़ों के प्रति विश्व बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे वो लोग।
विश्व के सामने कैसी अपनी छवि रखेंगे कि हम तो मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वनों को ही नहीं कर पा रहे हैं सुरक्षित। यानी इसको बनाए जाने की मांग की जा रही है कि भाई वनों को, नदियों को, वन्य जीवों को भी मानव अधिकारों की श्रेणी में शामिल कीजिए, बट अभी तक ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन मांग की जा रही है। गाइज ये था आपका क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ज़्यादा समय दिया, तकरीबन 10 मिनट इसमें निपटे। तो गाइज अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइज अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम है अधिकारों के प्रकार बताइए। गाइज आपसे पूछ रहा है कि बताइए अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। गाइज फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ अधिकार बोल रहा है, मौलिक अधिकार नहीं बोल रहा है। यदि मौलिक अधिकार बोलता तो मैं क्या बोलता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या हमारा शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मैं बता सकता था उसे कि अधिकार हमारे 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अधिकार पूछ रहा है। अगर मौलिक अधिकार पूछे तो आप बताओगे 6, सिर्फ अधिकार पूछे तो बताओगे आप 4। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं पर्सनल पढ़ करके आपको उसका जवाब दे दूंगा। देखिए गाइज, आपको बताना है कि अधिकारों के प्रकार के बारे में, कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, मुख्य तौर पर जो है अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अधिकार होता है आपका, वो होता है आपका राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंदर आपका कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो मतदान का अधिकार, यानी चुनाव में वोट डालने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। या निर्वाचित होने का अधिकार, यानी आप कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त कर सकते हो, वो भी आपका जो है राजनीतिक अधिकारों के अंदर आता है। और कोई भी सरकारी पद प्राप्त कर सकते हो, वो भी आपका राजनीतिक अधिकारों के अंदर ही आता है। यानी आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, आप बन सकते हो, आपके ये अधिकार हैं, और ये सारे अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, वो है नागरिक अधिकारों की। तो नागरिक अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि निजी स्वतंत्रता का अधिकार। निजी स्वतंत्रता मतलब प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए। जैसे मैं किस तरीके से खाता हूं, क्या खाता हूं, कैसे बोलता हूं, तो ये मेरी निजता है। यानी मैं अगर नहा रहा हूं तो मेरा कोई जो है फोटो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। अर्थात मतलब मैं जो मेरी पर्सनल चीजें हैं वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसको कहते हैं निजता का अधिकार, जिसको निजी स्वतंत्रता या मानव अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार से भाषण, अभिव्यक्ति, सभा करने का अधिकार भी हमारा नागरिक अधिकार है। धार्मिक अधिकार अर्थात जो भी हमारे धर्म से संबंधित अधिकार है, किसी को मानना, किसी को छोड़ना, अपनी मर्जी से कोई भी संस्था स्थापित करना, ये मेरे धार्मिक अधिकार है, और ये भी नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से नागरिक समानता का अधिकार। अब जितनी भी समानताएं हैं, जैसे हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 प्रकार की समानता के बारे में पढ़ा, वो सारी की सारी समानता जो गाइस नागरिक अधिकारों में आती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम करते हैं सामाजिक आर्थिक अधिकार की बात। तो सामाजिक आर्थिक अधिकार के अंदर आपका काम का अधिकार और संपत्ति का अधिकार आता है। यानी आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको कोई भी काम करने से नहीं रोका जाएगा, बशर्त उनके ऊपर प्रतिबंधित ना हो वो काम, सरकार ने मना ना किया हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से संपत्ति का अधिकार भी, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी आप जो है कितनी भी संपत्ति जमा कर सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन, आपका टॉपिक है जो यानी अधिकारों के प्रकार का, वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अर्थात आपको अपनी संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। आप कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो और अपनी संस्कृति बचाए रख सकते हो, ये भी इसी के अंदर आता है। तो इस प्रकार से हमारे 4 जो हैं अधिकारों के प्रकार हुए, वो हैं आपका राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। गाइस आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको टाइप्स याद रखने हैं और समझने की कोशिश करनी है। अब कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कर्तव्य क्या हैं तथा हमारे कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या अधिकार मिलने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्या अधिकार मिलने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर इस प्रकार से होगा कि हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सभी को पता है, हमारे नागरिकों को
6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक नागरिक को। गाइस, हमारे देश के अंदर नागरिकों की बस यही दुविधा है कि उनको अपने अधिकार तो याद हैं, परंतु उनको अपने कर्तव्य याद नहीं रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं याद रहती हैं। तो प्रत्येक नागरिकों को देश में अधिकारों के बदले कुछ जिम्मेदारियां और कुछ कर्तव्य मिलते हैं, और वही मौलिक कर्तव्य भी कहलाते हैं और कर्तव्य भी कहलाते हैं। अब हम बात करें तो कौन कौन से कर्तव्य हैं हमारे, तो पर्यावरण को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है गाइस, ये मेरा कर्तव्य है। आपको पूरा का पूरा स्वतंत्रता मिली है कि भाई आप लकड़ियों के घर बना सकते हो, तो लेकिन पर्यावरण को सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। नागरिकों का आचरण का पालन करना, मतलब जैसे अच्छे नागरिक होते हैं, एक आदर्श नागरिक होते हैं, ऐसा आपको बनने की कोशिश करनी है। आपको कर्तव्य है आपका कि अब अच्छा नागरिक बने इस देश का। साथ ही भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। यानी देखिए अब गाइस, हमको सबको पता है कि हमारा विचार अभिव्यक्ति की और भाषण का अधिकार है। गाइस, समझना होगा आपको ये कि हमारा अधिकार है तो हमारे पास एक कर्तव्य भी लेके आता है। हर एक अधिकार हमारे पास एक कर्तव्य लेकर के आता है। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो सामने वाले को भी बोलने का अधिकार है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बात कोई सुने, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सामने वाले की बात को बोलने से ना रोको, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना लगाओ। तो वो बस बात यही कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपका कर्तव्य बनता है कि आप कभी प्रतिबंध ना लगाओ। साथ ही हमारे देश की, राज्य की, राष्ट्र की प्रति हमेशा दायित्वों का पूरा करते रहो। उनको देश के राष्ट्र की सुरक्षा कीजिए, संपत्ति की सुरक्षा कीजिए, एकता की सुरक्षा कीजिए, हमारे झंडे की, राष्ट्रगान का आदर कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं। अगर आप और ज़्यादा मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके आप 5 मिनट की वीडियो देख सकते हो मौलिक कर्तव्यों के बारे में, और आपको पूरी की पूरी जानकारी मौलिक कर्तव्यों की मिल जाएगी। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।